एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं नवोको विस्तास कॉर्पोरेशन के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे और वीडियो के एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो नवोको विस्तास कॉर्पोरेशन बेसिकली निरमा ग्रुप से बिलोंग करती है, जिनका बहुत ही डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ बिजनेस है। जैसे कि ये डिटर्जेंट्स एंड सोप्स के लिए केमिकल फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, इनका रियल एस्टेट बिजनेस भी है, इनके कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी है। और 2014 में निरमा ग्रुप ने सीमेंट इंडस्ट्री में एंटर करने का सोचा और इसी से बनी नवोको विस्तास कॉर्पोरेशन। इवन आज की डेट में एक सीमेंट बेस्ड बिजनेस से बिल्डिंग मटेरियल बेस्ड कंपनी हो चुकी है। इवन आज की डेट में ये पूरे इंडिया में 5th लार्जेस्ट सीमेंट कंपनीज में से एक है और ईस्ट इंडिया में तो ये सबसे लार्जेस्ट है। और ये वन ऑफ द लीडिंग RMX यानी कि रेडी मिक्स कंक्रीट मैन्युफैक्चरर्स भी है। RMX यानी कि एक ऐसा मिक्सचर जो सैंड, ग्रेवल, सीमेंट, वाटर से बनाया जाता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग इस बात पे डिपेंड करती है कि इसे यूज कहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल मिक्स होता है जो किसी भी शेप में ढल सकता है। हो सकता है इससे कोई पिलर्स बन सकते हैं या फिर कोई मूर्तियां भी बन सकती हैं। अकॉर्डिंग टू मार्च 2021 इनके 11 सीमेंट प्लांट्स हैं, जिसमें से 8 सीमेंट प्लांट्स ईस्ट इंडिया में हैं, जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, और बाकी के 3 नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है, जो है हरियाणा और राजस्थान में। इवन इनके सारे ही सीमेंट प्लांट्स की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 22.32 MMTPA है और ये सारे ही प्लांट्स बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, जहां से रेलवेज एंड रोड्स की कनेक्टिविटी हो ताकि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके। और अब अगर हम इस कंपनी के स्ट्रेंथ्स की बात करें तो इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि इनका बहुत ही डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ बिजनेस है अक्रॉस सीमेंट, RMX एंड मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल। अब इसमें से अगर हम पर्टिकुलरली सीमेंट सेगमेंट की बात करें तो ये बहुत सारे टाइप के सीमेंट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब अगर हम बात करें इनके RMX सेगमेंट की तो RMX में इनकी ब्रांड्स है कॉन्क्रीटो, इंस्टामिक्स, आर्टिस्ट एंड एक्सकॉन, जिससे ये बहुत अलग अलग टाइप के कॉन्क्रीट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। और अब अगर हम बात करें इनके मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स की तो ये इनका की डिफरेंशिएटर है, जिसमें ये अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन केमिकल, टाइल एडहेसिव, वॉल पुट्टी जैसी चीजें बनाते हैं और उसे 0M एंड इंस्टामिक्स के नाम से मार्केट में पब्लिश करते हैं। इवन इनके सारे ही प्रोडक्ट्स इनके कॉम्पिटिटर से अलग इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट इनोवेशन करते रहते हैं, जिससे ये अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था कि इनके सारे ही प्लांट्स बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड हैं, जहां से रॉ मटेरियल सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली अवेलेबल हो सके, ताकि इनका बहुत सारा टाइम बच सके और बहुत सारा पैसा भी बच सके। और ये सारी ही लोकेशंस मेजरली ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है और ये सारी ही लोकेशंस इन्हें हेल्प करता है ये अपने प्रोडक्ट को मार्केट एंड सेल करने में। इवन सेंट्रल इंडिया में भी ये अपने प्रोडक्ट को मार्केट एंड सेल करते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक भी बहुत अच्छा है और उसे अप्लाई करने का टेक्निक भी बहुत अच्छा है। ये मेजरली 2 तरीकों से अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है ट्रेड सेगमेंट, जिसमें ये इंडिविजुअल होम बायर को केटर करते हैं, जिसमें ये होलसेल डीलर, रिटेल डीलर से कांटेक्ट करते हैं और इन सारे ही लोगों के साथ इनका बहुत स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म रिलेशन है। अब दूसरा तरीका है नॉन ट्रेड सेगमेंट, जिसमें ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड बल्क बायर्स के साथ कांटेक्ट करते हैं और इवन इनके सारे ही प्रोडक्ट को एंड कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए इनके पास 244 CFA यानी कि क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स है और 16,000 से भी ज्यादा डीलर्स हैं। और देखा जाए तो इनके सारे ही ऑर्डर वॉल्यूम में सबसे ज्यादा ऑर्डर करने वाले लोग इनके इंस्टीट्यूशनल एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ही है। इवन अगर हम इनका स्टेट वाइज मार्केट कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो सबसे ज्यादा मार्केट कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेड सेगमेंट से आता है, अब चाहे वो ईस्ट इंडिया में हो, नॉर्थ इंडिया में हो या सेंट्रल इंडिया में। इनका एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी है कि इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है। ये अपने बिजनेस में जितना फोकस कोर प्रोडक्ट को बनाने में करते हैं, उतना ही फोकस उसके इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पे भी करते हैं। इन्होंने एक सेपरेट कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर भी बनाया है, जो कि मुंबई में लोकेटेड है, जो इनके प्रोडक्ट की कंटिन्यूस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता रहता है, ताकि कल को अगर कोई भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आए तो उसे तुरंत अडेप्ट कर पाए।
अब बात करते हैं इस बिजनेस के कुछ रिस्क फैक्टर्स की। तो इस बिजनेस का सबसे ज्यादा हाई डिपेंडेंसी इनके एक रॉ मटेरियल पे है जो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को ये जितना जल्दी माइन और जितना एफिशिएंटली माइन कर पाएंगे उतना ही कॉस्ट और उतना ही टाइम ये बचा पाएंगे, क्योंकि लाइमस्टोन इनका एक मेजर रॉ मटेरियल है और किसी भी सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइमस्टोन एक बेस इंग्रेडिएंट होता है। इवन फिस्कल ईयर 2021 के हिसाब से इन्होंने ऑलमोस्ट 12.93 MT लाइमस्टोन यूटिलाइज किया है। इवन मार्च 2021 के हिसाब से इनके पास 10 लाइमस्टोन माइल्स है जो इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से लीज पे ली हुई है। और ये जिस टाइप के बिजनेस में ऑपरेट करते हैं इसमें इन्हें और बहुत सारे टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कोल, फ्यूल, वाटर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। और ये सारे ही रॉ मटेरियल का हमेशा अवेलेबल होना और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीप प्राइस पे अवेलेबल होना बहुत जरूरी है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। इवन अगर हम इस चार्ट से देखें तो टोटल रेवेन्यूज में से ऑलमोस्ट 13% कॉस्ट सिर्फ रॉ मटेरियल में चली जाती है, जिसमें से पावर एंड फ्यूल पे 18% तक की कॉस्ट लगती है। और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑलमोस्ट 57 लाख MT कोल को यूटिलाइज कर लेती है। तो इन सारी ही चीजों के रेट्स अगर फ्यूचर में फ्लक्चुएट होते हैं तो इनके बिजनेस ऑपरेशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक और बड़ा रिस्क इनके बिजनेस को ये है कि इन्होंने पास्ट में बहुत सारे एक्विजिशंस किए हैं, तो हो सकता है कि फ्यूचर में भी ये बहुत सारे एक्विजिशंस करे, बट जरूरी तो नहीं कि जिस मोटिव से हम किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं वो मोटिव हमेशा पूरा ही हो। इन सारे ही मोटिव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो बहुत लॉन्ग टर्म तक सस्टेन होती है तो कंपनी के ऑपरेशंस पे इसका बुरा असर पड़ सकता है। निरमा ग्रुप ने जब ये कंपनी फॉर्म की थी तब उन्होंने बहुत सारे एक्विजिशंस किए थे ताकि ये कंपनी ग्रो हो सके। ऐसा ही एक्विजिशन उन्होंने 2016 में किया था। एक और एक्विजिशन इन्होंने रिसेंटली 2020 में NU विस्टा के साथ किया था उसकी 100% शेयर होल्डिंग को लेके। और ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में ये ऐसे और एक्विजिशंस करती रहे, बट इस चीज की कोई एश्योरिटी नहीं है कि ये एक्विजिशंस उनके लिए हमेशा बेनिफिशियल या प्रॉफिटेबल साबित हो, क्योंकि एक्विजिशन करने में तो मेजरली बहुत सारा रिस्क, बहुत सारा कैपिटल, बहुत सारे चैलेंजेस, मैनेजमेंट डाइवर्जन, कंप्लायंस इन्वॉल्व होता है। तो इन सारी चीजों में से किसी भी चीज में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो वो एक्विजिशन फेल हो सकता है, जिसकी वजह से कंपनी भी डूब सकती है। अब क्योंकि ये एक हैवी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो ऐसी कंपनीज का जनरली डेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कंपनी का डेट भी बहुत ज़्यादा है। इवन इसने बहुत सारे बैंक से बहुत सारे शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी ली हुई है। अगर हम इसकी डेट हिस्ट्री को देखें तो इसका डेट हर साल बढ़ता ही गया है। इवन 2020 से 2021 में इनका डेट डबल भी हुआ है, जिसकी वजह से इनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी बढ़ता चला गया। वैसे देखा जाए तो डेट टू इक्विटी रेशियो जब 1 से कम होता है तो उसे अच्छा माना जाता है, बट इसके केस में क्योंकि ये एक हेवी एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो ये इनके लिए बहुत डेंजरस है। एक और बड़ा रिस्क इन्हें ये भी है कि ये बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से छोटे से छोटा प्राइस डिफरेंस, क्वालिटी डिफरेंशिएशन, ब्रांड डिफरेंशिएशन या फिर टेक्नोलॉजिकल डिफरेंशिएशन की वजह से कोई भी कॉम्पिटिटर कभी भी इनसे आगे निकल सकता है। तो इस कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए इन्हें हमेशा अपने कॉस्ट को बहुत इफेक्टिवली मैनेज करना होता है। अब यहीं पे अगर हम इनका पीयर कंपैरिजन भी देखें तो वो कुछ इस तरह है। इनके मेजरली 4 पीयर्स हैं, जो कि है अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट एंड ACC लिमिटेड। और अगर हम इनके रिवेन्यूज को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा रिवेन्यू अल्ट्राटेक सीमेंट का है, और वही रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा श्री सीमेंट का है, एंड EPS भी सबसे ज्यादा श्री सीमेंट का है। और अगर नवोको की EPS की बात करें तो वो नेगेटिव है, यानी कि मे भी हो सकता है कंपनी लॉसेस में चल रही हो। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ फाइनेंशियल रेशियोज की। तो इनका टोटल इनकम 2020 में कोविड की वजह से कम हुआ है, बट 2021 में रिकवर भी हुआ है। वहीं अगर बात करें एसेट्स की तो इन्होंने अपनी एसेट्स को टाइम टू टाइम बढ़ाया है, लेकिन इनके प्रॉफिट पिछले 3 सालों में नेगेटिव रहे हैं, जबकि इनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पॉजिटिव है एंड उसका मार्जिन भी पॉजिटिव है। वहीं अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो रिसेंटली 2021 में ये नेगेटिव रहा है एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी नेगेटिव है, बट ROC पॉजिटिव है। अब अगर हम IPO की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो IPO में ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों ही है, जिसमें ऑफर फॉर सेल के थ्रू इनके कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को मार्केट में डाइल्यूट कर रहे हैं। उसके अलावा फ्रेश इशू के थ्रू कंपनी अपने फंड्स को 2 तरीकों से यूटिलाइज करने वाली है, जिसमें सबसे पहला है इन फंड्स को वो अपने बोरोअर्स को रीपे करने में यूज करेगी, एंड देन जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर बात करें IPO की डिटेल्स की तो IPO आ रहा है 9 अगस्त को और क्लोज हो रहा है 11 को, और प्राइस बैंड 5
560 से 570 रुपीज है और लिस्टिंग डेट 23 अगस्त को है। अब बात करते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो ये इंडस्ट्री बहुत ही साइक्लिक और सीजनल नेचर की है और पिछले कुछ टाइम में सीमेंट के प्राइसेस इंडिया में बहुत डिक्लाइन हुए हैं और ऐसा होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, बट उसमें से एक कारण है सीमेंट की डिमांड एंड सप्लाई। सीमेंट की ग्लोबल एंड डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है कि उसके प्राइसेस कितने ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकते हैं। इवन इनकी डिपेंडेंसी कुछ अदर इंडस्ट्रीज पे भी है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, हाउसिंग इंडस्ट्री। जब घर बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी, तभी तो इनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे। और जैसा कि हमने रिवेन्यूज के टाइम में डिस्कस किया था कि इनका रिवेन्यू 2020 में बहुत ड्रास्टिकली गिरा था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि तब कोविड का टाइम चल रहा था और कोई भी मेजर कंस्ट्रक्शन का काम हो ही नहीं रहा था। तो ऐसे में ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। और रही बात अगर लिस्टिंग गेन की, तो आज की डेट पे यानी कि 6 अगस्त, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस दिन इसका कोई भी जीएमपी मुझे नहीं दिखाई देता। तो लिस्टिंग गेन के लिए भी इन्वेस्ट करना फायदेमंद नहीं होगा। आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।